बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। PMLN के लिए दो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं और वो हज़म नहीं हो सकती। नंबर एक, जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल का चेयरमैन नैब के ओहदे के ऊपर रहना, जबकि इमरान ख़ान साहब उनको रखना चाहते हैं। इस ओहदे के ऊपर अगर जस्टिस जावेद इकबाल साहब रहते हैं तो PMLN के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि वो ज़िंदगी के उस हिस्से में है कि बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है और वो फड्डा भी लेना जानते हैं। और PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ वो एक लंबी लड़ाई ले चुके हैं। इदारों के साथ, बाकी इदारों के साथ उनकी हमआहंगी भी है और वो ख़ुद कानून को समझते भी हैं। लिहाजा उन्होंने PMLN के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किलात पैदा की हैं और इनकी तमाम ऑफ़र्स को, तमाम ब्लैकमेलिंग्स को उन्होंने ठुकराया है। कानून के मुताबिक उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं की जा सकती। मुद्दत मुलाजमत में तौसी जब किसी को देनी होती है तो वो तब देते हैं जब कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का दूसरा बंदा आपको मुयस्सर ना हो, या वो आदमी जो काम कर रहा है वो कोई और आदमी कर ना सकता हो। और दूसरी चीज़, इसके अंदर एक बुनियादी शर्त होती है कि उसकी तौसी से लोगों की बाकियों की तरक्की जो है वो मुतासर ना हो। तो एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में बेशुमार ईमानदार लोग हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं। उनमें से भी किसी को लाया जाए तो वो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। हम पहले दिन से कहते हैं कि सिस्टम को बनाएं, लोगों के मोहताज ना हो जाएं। लोगों, इंसानों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कोई आदमी मर भी सकता है, कोई आदमी जो है वो बीमार भी हो सकता है। आपको दूसरे लोग चाहिए होते हैं। आप सिस्टम बनाएं, सिस्टम में जो भी लोग आए वो डिलीवर करें, वो काम करते रहें। जहाँ तक बात है कि शहबाज शरीफ से मुशावरत ना करने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से चेयरमैन नैब के ओहदे में तौसीह दे दी जाए। देखें, पहले तो उनकी तारीफ़ कर ले इस बात में कि 17 साल में परवेज़ मुशर्रफ का दौर, आसिफ अली जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर, ये लगभग कोई 17-18 साल बनते हैं या इससे ज़्यादा। 99 में परवेज़ मुशर्रफ आए थे, उन्होंने नैब बना दिया था, तो उनका पूरा दौर आप लगा लें 9 साल। 10 साल PMLN के और पीपल्स पार्टी के लगा लें तो लगभग 18-19 साल के अंदर जितनी रिकवरी हुई पाकिस्तान से, जितनी रिकवरी नैब कर सका, जितना लूट मार का पैसा नैब ने बरामद किया मुख्तलिफ चेयरमैन ने मिलकर, उतना पैसा इस शेर के बच्चे ने अकेले ने उससे डबल पैसा बरामद किया लुटेरों से और करप्ट लोगों से। यानी जितना पैसा कोई 18-19 साल के अंदर बहुत सारे चेयरमैन नैब मिलकर इकट्ठा नहीं कर सके, बरामद नहीं कर सके, वापस रिकवर नहीं कर सके कौम का लूटा हुआ पैसा, उससे डबल पैसा इस एक आदमी ने 3 साल में बरामद कर दिया। और उसके लिए जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने इनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा करो जी बरामदगियाँ, हम आपको नहीं रोकेंगे। और ठीक ठाक बरामदगियाँ हुई हैं। अगर कुछ लोगों के बारे में हाथ हल्का ना रखा जाता, या हुकूमत के करीबी लोग या उस्मान बुज़दार टाइप के लोग या और दीगर लोग जो है जो वजारतों के अंदर शामिल हैं, उनको भी उसी तरह दबा दिया जाता, तुन के रखा जाता, तो और पैसा भी बरामद कर सकता था ये शख्स। लेकिन आपको पता है हर चीज़ की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ रेड लाइन्स होती हैं। अब इमरान खान साहब बड़े कंफर्टेबल हैं इस आदमी के साथ काम करने में और वो चाहते हैं कि मज़ीद पैसा रिकवर हो, केसेस चलें, लेकिन नया आदमी आए, सिस्टम बने, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर शहबाज शरीफ से मुशावरत इस बुनियाद पे नहीं की जा रही कि वो मुल्ज़िम है, देखिए मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान ने बहुत करप्शन की है, बहुत बेईमानी की है, फ्रॉड किया है। अगर एक मुल्ज़िम के साथ आप बैठ के बात नहीं कर सकते, मुशावरत नहीं कर सकते, तो दूसरे मुल्ज़िम को आपने वज़ीर आला पंजाब लगाया हुआ है। बहुत सारे मुल्ज़िम आपकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, लूट मार करके आगे बैठे हुए हैं। तो अगर आप उनसे रोज़ाना मुशावरत कर सकते हैं तो शहबाज शरीफ से क्यों नहीं कर सकते? या तो फिर इनको भी निकालें वहाँ से कैबिनेट से, या तो इनको भी अकाउंटेबल करें। उस्मान बुज़दार के ऊपर मैंने 12 इल्ज़ामात लगाए थे, एक का भी जवाब नहीं आया आज तक, ना वो मुझे अदालत में लेके जाता है। तो बदनीयत होना, ना अहल होना, वो सारी क्वालिटीज़ तो थी, लेकिन करप्ट होना। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि उस्मान बुज़दार के ऊपर करप्शन के इतने सीरियस एलिगेशन हैं कि जब तक वो वज़ारत आला में है तब तक ही वो बचे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जब तक वज़ीर आला पंजाब थे तब तक उनके ऊपर कोई एक इल्ज़ाम भी करप्शन का नहीं आ रहा था। जैसे ही वो अपने ओहदे से हटे, सारे इल्ज़ामात निकले, उनके ऊपर केसेस बने और वो बहुत बुरी तरह फंस गए। उस्मान बुज़दार भी ऐसे ही फंस जाएंगे और फिर कभी नहीं निकल पाएंगे।
उस्मान बुज़दार के फैमिली में कुछ ऐसे लड़के हैं जो दुबई में जाके मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने उनकी तस्वीरें आपको दिखाई, बोरियां उठाते थे, वो गाड़ियां चलाते थे, ड्राइवरी करते थे। आज वो सारे ठेकेदार हैं यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर, बड़ी बड़ी सड़कों के और बड़े बड़े सरकारी जो ठेके हैं वो उनको मिलते हैं और वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। बस ये बड़ी लंबी कहानी है। तो आपने अगर इंसाफ करना तो सबके साथ करना चाहिए। बहरहाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बहुत कमाल काम किया और पीएमएलएन डरती है, वो नहीं चाहती कि इस आदमी को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि ये आदमी गले पड़ेगा और मुसीबत बन जाएगा पीएमएलएन के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि ये कोई बेईमानी या दो नंबरी कर रहे हैं नून लीग के साथ, ये सिर्फ उनसे हिसाब मांग रहे हैं उस करप्शन का या अपने दौर के अंदर की हुई दो नंबरियों का जो वो देना नहीं चाहते। दूसरी जिस चीज़ से पीएमएलएन खौफजदा है वो जनरल फैज़ हमीद अगर आर्मी चीफ बन जाते हैं तो इस मामले से है। आर्मी चीफ बनने के लिए जो कुछ क्वालिफिकेशंस हैं उनमें एक ये भी है कि आपने, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें एक ये भी है कि आप कोर कमांडर के तौर पे आपने सर्व किया हुआ हो। अब टाइम रह गया लगभग 1 साल का और इसके लिए उनको कोर कमांडर बनना और वहाँ पे सर्व करना ज़रूरी था अगर उनको आर्मी चीफ बनना है तो इस ऑप्शन के तहत उनको पेशावर में कोर कमांडर जो है वो तैनात किया गया है जनरल फैज़ हमीद साहब को, यानी अब क्वालिफाई हो जाएंगे आर्मी चीफ बनने के लिए। अब बनाते हैं या नहीं बनाते ये तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी है, लेकिन जो सीनियरिटी की लिस्ट है उसके अंदर तो वो शामिल हो जाएंगे और वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा भी उतरेंगे। डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे बनाना है या नहीं बनाना। उनकी जगह पे जो साहब आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, देखते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। फैज़ हमीद ने बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने अफगानिस्तान में बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के साथ निपटे हैं, एक अच्छे DGISI साबित हुए और यही वजह है कि इंडिया को इनसे बड़ी तकलीफ़ है। आज इनका ओहदा छोड़ने के बाद इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि किक आउट कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया क्योंकि नाकाम थे। हालांकि इनकी कामयाबियों की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। भारत की रॉ और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी जब अफगानिस्तान में नाकाम हो रही थी तो ये एक आदमी कामयाब था। तो हालात जो हैं वो भारत के लिए भी उतने ही तकलीफ दे हैं जितने नून लीग के लिए। नून लीग को ये लगता है कि ये बंदा हमें कभी भी, जितनी हमने इसको गालियां दे दी हैं, जितना हमने इसको बुरा भला कह दिया है, जितना हमने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, ये आदमी हमें कभी रिलीफ नहीं देगा। जो NRO हम हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए ये बंदा कभी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, जनरल फैज़ हमीद। लिहाजा अगर ये आर्मी चीफ बनता है तो ये एक बड़ी खौफनाक बात होगी कि अगले 3 साल के लिए, यानी 1 साल ये और अगले 3 साल और अगले 4 साल के लिए कोई ऐसा आर्मी चीफ मुल्क में पीएमएलएन को शायद मैसर ना हो इनके आने की सूरत में जिसके साथ ये डील कर लें। और इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ चुनते हुए ये जरूर देखेंगे कि अपोजिशन की पार्टियों के साथ नया आने वाला आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट डील तो नहीं कर लेगी। यानी मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर चले जाना, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमरान खान का उसमें कोई किरदार नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट का जोर था, चल गया। तो अगर इसी तरह होता रहा और यही सूरत हाल रही और इमरान खान साहब की नजरों के सामने डील होती गई अपोजिशन के साथ, तो वो ऐसा आर्मी चीफ लाने से गुरेज करेंगे। जबकि पीएमएलएन चाहेगी कोई ऐसा आदमी आए जो उनको सपोर्ट दे। अब इस बारे में क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने, साफी वही वाला वो जिसको सवाल दिया जाता है और बताया जाता है कि ये वाला सवाल पूछना है। पिछली दफे मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई थी, आवाज़ सुनेंगे आप पहचान जाएंगे। परवेज़ रशीद और मरियम औरत के साथ खड़े और मरियम नवाज साहिबा के लिए फरमाइशी सवाल उसी सहाफ़ी की जानिब से, ज़्यादातर फौज के खिलाफ बोलता है, तो ये उसका सवाल है। ये सवाल सुने और जवाब सुने आप। देखें, ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है, जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। ये ज़रा एक मिनट मैंने यहाँ रोक लिया, एहतसाब होना चाहिए। तो फिर आप देखें परवेज़ रशीद साहब ने कहा गुड, ये मरवाने वाले होते हैं जिन्होंने पहले दिन से इस खानदान को फौज से लड़वाया। उसमें सबसे नंबर 1 नाम जो है परवेज़ रशीद का। मैंने आपको बताया कि परवेज़ रशीद का फौज के साथ ज़ाती मसला है और वो फौज से नफरत करते हैं। तो उन्होंने इस खानदान को, आप एक दफ़ा फिर सुन लें, आप देखें उनके मुंह से निकलता है गुड, जैसे ही वो कहते हैं रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। ये गुड, बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें हैं, शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। जी आपने सुन लिया जी। ये मरियम नवाज साहिबा का आर्मी चीफ के हवाले से भी तो उनको बनाया भी नहीं, बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले ही उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
इनको खौफ है कि ये बंदा अगर आर्मी चीफ बन गया तो जो एनआरओ हमें चाहिए अगले इलेक्शन के लिए, या जो एनआरओ हमें चाहिए उस वक्त जब हम अगले इलेक्शन में जा रहे होंगे, हम चाहेंगे मियाँ साहब वापस आएँ, हम चाहेंगे हालात हमारे कंट्रोल में आए, हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाएं, तो अगर ये आर्मी चीफ होगा तो वो एनआरओ नहीं देगा तो मुसीबत बन जाएगी। हम किस मुंह से जाके इसको कहेंगे कि यार मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए एनआरओ दे दो? ये तो साफ कहेगा यार आप तो मुझे जलसों में गालियां देते रहे, आप तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरा भला कहते रहे, अब मेरे साथ क्यों बात करने आ गए हैं? तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो बहुत सीरियसली ले रही है पीएमएलएन। वैसे फिर भी मैं आपको बताऊं कि पीएमएलएन कोई ना कोई रास्ता हमेशा ये शरीफ खानदान निकाल लेता है, एनआरओ का, डील का, और इदारों को ब्लैकमेल किसी ना किसी तरह ये कर लेते हैं। लेट्स सी कि इस दफ़ा वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। एक तो नंबर 1 पे आ रहा था फैज़ हमीद जवाब दो, और इस ट्रेंड में मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पीएमएलएन, पीटीएम और इंडियन अकाउंट्स, अफगानिस्तान और इंडिया के अकाउंट्स बड़ा एक्टिवली प्ले कर रहे थे। मेरी टीम ने, जो मेरी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसको देखा है, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा मुझे कि सर इसके अंदर इंडियंस और अफगान मुलव्वस हैं। ये वो अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होते, ये वो लोग हैं जो इसके अंदर मुदाखलत करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर आते हैं। बाद का शिया सुन्नी लड़ाई भी यही अकाउंट्स करवा रहे होते हैं पाकिस्तान में, बाद का फ़ौज के खिलाफ जितने ट्रेंड चलते हैं वो भी यही चलाते हैं, और ये इस किस्म की चीज़ों को इंस्टिगेट करते हैं। दूसरा, मरियम नवाज़ के लिए एक ट्रेंड है, ये पाकिस्तान में टॉप पे ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये इनके लिए खौफ की अलामत बन गए हैं। अब आ जाएं जो नए डीजीआईएससी बने हैं, वो कौन है, किस लेवल का आदमी है और क्या कर सकता है। थोड़ी सी उनका एक तारुफ है जो हमारे पास मौजूद है, और उसके बारे में बताया जा सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ये डीजीआईएसआई अब तैनात हो गए हैं। इनका थोड़ा सा तारुफ ये है कि ये 28 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का, और ये नॉर्मली कहते हैं कि फ़ौज के अंदर एक सख्त ऑफिसर है और ख़ामोश ज़्यादातर रहते हैं, कोई ज़्यादा इनका रोला हमने कभी सुना नहीं। और ये बतौर ब्रिगेडियर इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, यानी लंडी कोतल में जो ब्रिगेड कमांड है वो इनके पास थी जब फौजी ऑपरेशन हो रहा था, और कराची कोर में चीफ स्टाफ भी ये रह चुके हैं, और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से इन्होंने तालीम हासिल की है। ये वही कॉलेज है जहाँ से जनरल मुशर्रफ ने और राहील शरीफ ने भी तालीम हासिल की थी, यहीं से इन्होंने कोर्स किया था। और उसके बाद मेजर जनरल इंस्पेक्टर जनरल FC बलूचिस्तान नॉर्थ भी ये रहे हैं, और वो भी ऑपरेशंस के टाइम पे, और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कुछ अर्सा कमांडेंट स्टाफ कॉलेज भी रहे हैं कोयटा में, वहाँ पे भी काम करते रहे। उसके अलावा ब्रिगेडियर क्रोम एजेंसी फाटा के अंदर वहाँ तैनात रहे, साबिक फाटा। और कराची में फ़ौज के हाथों जब IG सिंध के अगवा का मामला हुआ था तो फिर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज़ की जगह कराची का कोर कमांडर भी इनको लगाया गया था। और इस किस्म का है, इन्होंने ऑपरेशन ज़रब अदब में हिस्सा लिया है, और जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी में रहे हैं, क्रोम एजेंसी में रहे हैं, हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत ये करते रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान के तौर पे इन्होंने काम किया है। तो ये जो है वो एक बेहतर फ़ौजी ऑफिसर है और हाईली डेकोरेटेड है, फील्ड एरियाज़ में काम किया हुआ है, और प्रो आर्मी इनको कहा जाता है कि ये आर्मी के प्रो हैं। यानी 2-4 किस्म के लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। कई लोग अपने ही डिपार्टमेंट को गालियाँ दे रहे होते हैं मुख्तलिफ महकमों में, और कई लोग अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिशों में रहते हैं। कुछ लोग ज़रा अपने इदारों के प्रो होते हैं, अपने लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने इदारे से, तो इनको ज़रा प्रो आर्मी जो ग्रुप है उसके अंदर कहा जाता है कि ये बहुत प्रो आर्मी है ये ऑफिसर। और बाकी पाक फ़ौज से ही है, तो पाक फ़ौज की तो ट्रेनिंग तरबियत एक जैसी है, कोई ज़्यादा फ़र्क इन लोगों में होता नहीं है। देखना यह है कि पॉलिसियाँ कैसी होती हैं, क्या ये पॉलिटिकल मामलात में अपने आप को लेकर आते हैं, जैसा कि अपोजिशन की गुजारिश है, या जैसा कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि एक ऐसा DGISI और एक ऐसा आर्मी चीफ आए जो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए उनको NRO दे दे और उनको आम माफ़ी का ऐलान करके उन सबको वापस पॉलिटिकल धारे के अंदर सपोर्ट करे और हुक्मरान बनने के रास्ते में उनकी रुकावटें दूर करे। क्या ये वो काम करने के लिए आएंगे, या अपने आप को गैर सियासी रखने की कोशिश करेंगे कि मैं इसके अंदर मुदाखलत नहीं करता, तुम लोगों ने आपस में जो करना करो, मैं नहीं बोलता। अब देखें ना, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी कि कभी ऐसा हुआ था कि सर्विंग DGISI के ख़िलाफ़ कोई भी पॉलिटिकल आदमी खड़ा होकर खुल के बातें कर रहा हो। ये तो मुदाखलत करते थे,
ये तो आगे लड़ाई करते थे, ये तो सियासी मसला बना के उनको निशान इबरत बना देते थे। लेकिन अब आप अगर गौर करें तो DGISI ने इनको रोका नहीं, ना किसी और ने इनको रोका, ना इनको कहीं चैलेंज किया गया। तो मीडिया के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, वो दे रहे हैं। यानी अगर फैज़ हमीद ने मरीम नवाज़ का केस खराब किया था तो कैलवरी फ्रंट तो मरीम नवाज़ लेकर आई थी, जाली कतरी खत भी मरीम नवाज़ लेकर आई थी। मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, ये तो मरीम नवाज़ ने कहा था। केस हारने की वजूहात आपका कमज़ोर डिफेंस था, केस हारने की वजूहात आपके झूठ और आपका धोखा था जो अदालत में सरेआम पकड़ा गया। फैज़ हमीद का उसमें क्या कसूर था? यानी वो आपको केस हरा नहीं सकता था अगर आप केस ईमानदारी के साथ सही तरीके से लड़ते, अगर आप बेनिफिशियल ओनर ना होती उन प्रॉपर्टीज की, अगर आपने झूठ ना बोला होता, अगर आपने कैलवरी फॉन्ट वाले जाली लेटर जमा ना करवाए होते, अगर आपने कतरी खत झूठा वहां पे जमा ना करवाया होता तो शायद आप बच जाते। अब अदालत में आप इतने सारे झूठ बोलें, जज आपके खिलाफ फैसला दें तो आप इल्ज़ाम लगा दें एक DGISI पे जो उस वक्त DG था भी नहीं, और उस वक्त जो DGISI थे उनसे आपके अच्छे मुरासिम थे, करीबी। तो नाज़रीन, ये दो शख्सियात की वजह से PMLN के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इसीलिए वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड आपको नज़र आ रहे हैं। उनके करीबी सहाफ़ी भी, उनके तज्ज़ियाकार भी, उनके दानिश्वर भी, और उनके आसपास पूरी पार्टी के अंदर आपको ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।